क्यों नहीं आप ये टारगेट बनाते हैं कि हम पूरे साल में कम से कम 100 IAS पैदा करेंगे? आपके नाम आते हैं 15-20, आपकी तादाद 14% है और 20 से काम नहीं चल। नमस्कार, आपके अपने चैनल दिल से जुबां तक में मैं परवीन राजपूत। मुसलमानों का मानना है कि एक दिन क़यामत जरूर आएगी और उस दिन शारीरिक रूप से मरे हुए मुर्दे इंसान सभी जिंदा हो जाएंगे। लगता है वो क़यामत आ गई, क्योंकि सुदर्शन न्यूज़ चैनल ने जब सिविल सेवा में मुसलमानों की भर्ती वाले प्रोग्राम पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जब बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया, तो इस बात पर सोहरा भास्कर से लेकर के टुकड़े टुकड़े गैंग तक सभी आ पहुंचे सुदर्शन न्यूज़ चैनल के एडिटर सुरेश चौहान को पत्रकारिता सिखाने के लिए। ये पूरा मामला क्या है? क्या सच में ही ये मामला इतना संवेदनशील है या फिर सिर्फ महज एक TRP के लिए ये प्रोग्राम रखा गया था? आज हम इस पर बात करेंगे कि सुरेश चौहान के द्वारा जो ये तथ्य सामने आया है कि सिविल सेवा में मुसलमानों की भर्ती में आजकल क्या हो रहा है या वो क्या चाहते हैं, सच में ही ये मुद्दा एक बहुत ही चिंताजनक संवेदनशील मुद्दा है। उससे पहले आप ये एक वीडियो देखिए जो एक मुस्लिम के द्वारा ही जारी किया गया है। सोचिए, इस वीडियो पर ना तो किसी ने कोई ऑब्जेक्शन उठाया है और ना ही दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे बैन किया है या इस पर कोई बात हुई है या फिर इस पर कोई ये जो स्वतंत्र पत्रकार है किसी ने अपनी राय नहीं रखी। और अगर यही बात अगर सुरेश चौहान या हम में से कोई और हिंदू उठ करके ये बात कहता है तो प्रोग्राम को बैन कर दिया जाता है, हमारे चैनल्स को स्टॉप कर दिया जाता है। बहैसियत उम्मत आप ये तय कर लें कि हम हर साल एजुकेशन में अपना टारगेट पूरा करेंगे। बाबरी मस्जिद का कज़िया आप हार गए इसलिए कि वकील आपके नहीं थे, यकीन मानिए। नौजवान जेलों के अंदर बंद हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, और आगे ये वक्त आने वाला है कि कोई भी हिंदू आपका केस नहीं लेगा, और ऐसे मुशाहदात हो चुके हैं। क्यों नहीं आप टारगेट पैदा करते कि हम बहैसियत मजमूई तौर पर पूरी उम्मत इस्लामिया हिंदिया मिलकर 5 से 10 हज़ार एडवोकेट हम कोर्टों के अंदर दाखिल कर देंगे। हज़ारों मदरसे जो हमारे पड़े हुए हैं वहाँ से सैकड़ों की तादाद में हर साल हम वकला निकालेंगे और वकला निकाल करके कोर्टों के अंदर हम भर देंगे ताकि हमारी आवाज़ और हमारी ताकत। वीडियो में ये ऐसा कहने वाला ये जो मजहबी दीवाना ये अकेला नहीं है, ऐसे ऐसे समय समय पर लोग आते रहते हैं जो कि आप जानते होंगे ज़कात फाउंडेशन, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर सैयद जफर महमूद ने ज़कात फाउंडेशन के कार्यक्रम में बोलते हुए ये बातें कही थी कि मुस्लिमों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो शासन संरचना से बाहर न रह जाएं। मतलब मुसलमान राजनीतिक शक्ति के अलावा शासन शक्ति को भी हासिल करें। इसी का परिणाम था कि 2008 के बाद ज़कात फाउंडेशन ने धीरे धीरे प्रगति की और उनके सबसे होनहार अभ्यर्थी ने 2009 में UPSC को टॉप किया, और वो था कश्मीर का रहने वाला शाह फैसल। अब हम बात करते हैं ज़कात फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर सैयद जफर महमूद की कि वो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। ज़कात का अर्थ होता है हिंदी में दान। इस ज़कात फाउंडेशन में मुसलमानों के द्वारा उनकी आमदनी का, उनकी जायदाद का 2.5% सालाना इस फाउंडेशन को दिया जाता है, जिसके द्वारा जिस धन से इस ज़कात फाउंडेशन को संचालित किया जाता है। और यह फाउंडेशन UPSC की तैयारी कर रहे चयनित छात्रों को छात्रावास, कोचिंग, रहने से लेकर के खाने पीने तक की सभी सुविधाएं मुहैया कराती है। ज़कात फाउंडेशन के माध्यम से रिटायर्ड मुस्लिम ऑफिसर्स इसमें तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी तरफ से कोचिंग करवाते हैं, अपनी तरफ से उनकी तैयारी करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं और IAS, IPS, IFS बनने में उनकी मदद करते हैं। यही नहीं, हर साल मुस्लिम युवाओं की संख्या बढ़ाने के लिए ज़कात फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर जफर सैयद अहमद और जमीयत उलमा ही 3 एकड़ जमीन पर एक बिल्डिंग का निर्माण कर रही है, जिसमें इन युवाओं को अच्छी तरह से कोचिंग दी जा सके। डासना में सर सैयद कोचिंग संस्थान के लिए नई बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। क्या कारण है कि ज़कात फाउंडेशन सेना में मुस्लिमों को एक सिपाही की बजाय सीधा ऑफिसर्स IAS, IPS और IFS बनाना चाहती है? इसका कारण यह है कि देश के शासन की सारी शक्ति IAS, IPS, IFS अधिकारियों के हाथों में होती है, और इसी कारण से ये शांति के दूत जितनी अधिक संख्या में इन पदों पर होंगे, मजहबी कार्यों को उतनी ही तीव्रता मिलेगी, मजहबी काम उतने ही जल्दी रफ्तार से होंगे।
जैसे आप सबको याद होगा कि मुजफ्फर दंगों में जब एक खबर आई थी कि जो शामली के एसपी थे उन्होंने कार्रवाई में बहुत ढील कर दी थी, ये बात एसपी साहब ने कथित तौर पर स्वीकार भी कर ली थी कि उनके लिए उनका मजहब पहले है। और उनके इस कार्य से प्रेरित होकर के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने उनको अपने यहाँ पर रजिस्ट्रार नियुक्त कर लिया। और दूसरा उदाहरण देखिए कि 2009 में यूपीएससी टॉप करने वाला शाह फैसल मजहब की रक्षा के लिए कश्मीर के राजनीतिक दंगों में कूद पड़ा। ज़कात के पैसे से 2017 में दूसरे रैंक पर आने वाले उस आतर मीर ने अपने झंडे को आगे बढ़ाया। ज़कात यानी कि दान की राशि से पढ़ने वाले यूपीएससी की तैयारी करने वाले इन युवाओं को रिटायर्ड और सर्विस में मौजूद आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के अधिकारी इनको खुद कोचिंग दे रहे हैं, खुद इनकी तैयारी करवा रहे हैं। और शाह फैसल ने भी इन विद्यार्थियों की हमेशा बढ़ चढ़ करके मदद की है, ट्रेनिंग दी है। ज़कात फाउंडेशन भले ही इन मुस्लिम युवाओं की और मुस्लिमों की बेहतरी का दावा कर रही है, परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इनका एक हिडनली, एक छिपा हुआ एक एजेंडा जरूर है। और अपने उस एजेंडे को पूरा करने के लिए ये सभी रिटायर्ड और सर्विस में मौजूद आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस सभी बड़े बड़े अधिकारी इसमें योगदान दे रहे हैं। भविष्य में अपने इस एजेंडे को पूरा करने के लिए इन यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को अलग अलग कोचिंग सेंटर्स में भेजा जाता है और इनके रहने से लेकर खाने पीने और पढ़ने का स्टडी मटेरियल से लेकर के हर चीज इनको फ्री में मुहैया कराई जाती है। आप लोगों को ये केवल एक खबर लग रही है, लेकिन सच में ये सोचने योग्य बात है कि 2017 में जो यूपीएससी का जो एग्जाम क्लियर किया था उसके 51 स्टूडेंट्स में से 26 ज़कात फाउंडेशन से बिलोंग करते थे, जिनमें 9 उत्तर प्रदेश के, 8 केरल के, 3 जम्मू कश्मीर के, 2 महाराष्ट्र के, 2 बिहार के, 1 कर्नाटक और 1 गुजरात का छात्र था। ये आंकड़ा आप खुद ही देख लीजिए कि यूपीएससी पास करने वाले 2013, 14, 15 और 16 में इन युवाओं की संख्या मात्र 30, 34, 36 और 38 थी और 2017 और 18 में ये बढ़ करके 50 से भी ऊपर चली गई। यूपीएससी में अल्पसंख्यक समुदाय के 131 छात्रों के चयन ने एक नया रिकॉर्ड भी बनाया और इस वर्ष भी संघ लोक सेवा आयोग में सिर्फ और सिर्फ ज़कात फाउंडेशन के 27 युवाओं का चयन हुआ है। कई तरीकों से मुस्लिमों के द्वारा शुरू की गई अनेकों संस्थाएं आगे बढ़ रही हैं और जिस तरह से ये आगे बढ़ रही हैं आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि आगे आने वाले समय में इनकी संख्या का अनुपात क्या होगा। अल्लाह मीन सोसाइटी बेंगलुरु, अल्लाह बरकत इंस्टीट्यूट अलीगढ़, असरार अली जामिया सल्फिया वाराणसी, जामिया इस्लामिया दिल्ली, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, हमदर्द स्टडी सर्कल, हज कमेटी ऑफ इंडिया, नूरजहां फाउंडेशन ऑफ हैदराबाद, मार्गदर्शन ब्यूरो, सर सैयद कोचिंग एंड गाइडेंस ब्यूरो, भारत इस्लामिक सांस्कृतिक केंद्र, दारुल हुदा समेत क्रिस्टेंट फेरियर गाइडेंस कोचिंग, ये इतने सारे हैं जो सिर्फ हमारे नोटिस में हैं और भी पता नहीं है भारत में कितने होंगे, ये इनकी संख्या हमें अंदाजा नहीं है। और इनमें इन अभ्यर्थियों को यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ बताया जाता है कि किस तरह से वो यूपीएससी क्लियर करके अपने मेन टारगेट को पूरा कर सकते हैं। इनके लिए ये केवल संस्थाएं नहीं हैं बल्कि भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से भी इन्हें समय समय पर नई नई योजनाओं के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। हमारा सवाल ये नहीं है कि ये सब क्या हो रहा है और मुसलमान ही इतना क्यों चयनित हो रहे हैं। हमारा सवाल ये है कि आगे चल करके अन्य मत या अन्य धर्म का कोई भी गरीब छात्र इनमें बैठने की हिम्मत कर पाएगा। जिस गति से ये संस्थान सारे देश में अपने पैर फैलाते जा रहे हैं तो क्या कोई गरीब छात्र इनके बीच में खड़ा रह सकेगा? उस गरीब की प्रतिभा का क्या होगा जो सिर्फ पैसे की कमी और अच्छी कोचिंग के अभाव में पिछड़ कर रह जाएगा। कई गरीब हिंदू अभ्यर्थी पिछड़ कर रह जाएंगे सिर्फ इसलिए कि क्योंकि वो बहुसंख्यक हैं।
वो भी गरीब हैं, उनके माता पिता उन्हें महंगे महंगे कोचिंग सेंटर्स में नहीं भेज सकते, तो क्या सिर्फ इसी कारण से वो आगे नहीं आ पाएंगे? सरकार तो केवल अल्पसंख्यक को ही वित्तीय सुविधाएं प्रदान करती है और वो मेधावी छात्र सिर्फ उनके माथे पर बहुसंख्यक का टैग लगा हुआ है। असल में सरकार की वित्तीय सुविधाओं की आवश्यकता उन्हें है। सरकार और हिंदू संस्थाओं के लिए ये एक चिंता का विषय है। क्या आगे आने वाले समय में हिंदू छात्र इन परीक्षाओं में बैठ पाएंगे? इस्लामिक आइडियोलॉजी के कारण हिंदू युवाओं को सरकार के प्रति और देश के प्रति आक्रोशित करके उसे रास्ते से भटकाया जा रहा है और अपने युवाओं को स्पेशल कोचिंग्स वगैरह दे करके अपने एजेंडे को पूरा किया जा रहा है। ज़कात जैसी फाउंडेशन और मस्जिदों के अंदर चंदा इकट्ठा करके मुस्लिम युवाओं को जो जिस तरह की काबिलियत रखता है उसको उसी तरह के काम में लगा दिया जाता है और वो अपने इस्लामिक एजेंडे को पूरा करने के लिए उन्हें हर तरह की सुविधाएं प्रदान करती है। और इसी के विपरीत हमारे हिंदू समाज में ना तो ज़कात जैसी कोई फाउंडेशन है और ना ही हमारे युवा वर्ग के बारे में किसी को इतनी चिंता है। तो यहाँ पर हमारे हिंदू युवा को अपने बारे में खुद ही सोचना होगा और उसके साथ साथ उसे अपने देश और उसकी संस्कृति को भी बचा करके रखना है। अगर आज हमने इस स्थिति को सुधारा नहीं तो कल ये हमारे हाथों से बिल्कुल निकल जाएगी और हम इसका कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे युवा वर्ग और हम सभी को एक मत होकर के हमें सुदर्शन न्यूज के कार्यक्रम पर जो दिल्ली हाईकोर्ट ने जो प्रतिबंध लगाया है उसे हटा दिया जाना चाहिए। आज अगर हम अपनी आवाज नहीं उठा पाएंगे तो कल हमें सांस लेने की भी इजाजत नहीं दी जाएगी। ये लोग, ये संप्रदाय कुछ भी करते हैं, कुछ भी बोलते हैं तो हमारे लोकतंत्र को बुखार भी नहीं होता और जब हम अपनी आवाज उठाते हैं, अपने हक के लिए खड़े होते हैं तो लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। आज जब सुदर्शन न्यूज चैनल के एडिटर सुरेश चौहान ने ये आवाज उठाई है तो उनको दबाया जा रहा है, लेकिन हम सबको इकट्ठा होकर के उनकी आवाज को बल देना है और उनका साथ देना है। वंदे मातरम, जय मां भवानी।